हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग इतिहास के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। दरअसल इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझ लें जो इस चैप्टर में आने वाले हैं। अगर हम इन महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझ लेते हैं तो चैप्टर में जब इसकी चर्चा होगी तो समझने में हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हमारे चैप्टर का ही नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप आप सभी समझते हैं कॉन्टिनेंट है। राष्ट्रवाद जो है एक भावना है, एक सोच है, एक मत है जिसको हम लोग यूरोप में देखने वाले हैं कि यूरोप में ये किस तरीके से उदय हुआ। आप सभी जानते हैं कि जब भी चर्चा होती है राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की, तो हम लोग जो है एक अलग एनर्जी लेकर के उभरते हैं। हमको लगता है कि निश्चित तौर पर हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। वही चीजें हैं यूरोप में ये भावना किस तरीके से आई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूरोप में एक एज था जिसमें सभी तरह की जो सोच थी वो लोगों की घट रही थी। जो सामंती व्यवस्था थी वो चरम पर थी, विकास जो था वो धीमा पड़ चुका था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो यूरोप में राष्ट्रवाद उदय हुआ, इस चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या चीजें थी, कौन से कारण रहे, क्या इसके क्रम रहे, इन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आज हम लोग केवल महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझेंगे, उसके बाद जो है इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद जो है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना है। जैसा कि आप लोग इसके उदाहरण के लिए मैं आपको एक बताऊं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हो तो निश्चित तौर पर आप ये चाहेंगे कि इंडिया हर हालत में जीते। ये इच्छा ही राष्ट्रवाद है, ये सोच ही राष्ट्रवाद है। इसको लेकर के जब ये चीजें ज्यादा हमारे अंदर आ जाती है तो हम जो है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए मरने तक को भी तैयार हो जाते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के बहुत सारे वीर सपूत हुए जिन्होंने अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दी। जिनमें भगत सिंह का नाम प्रमुख है। उन्होंने जो है अपनी जान कुर्बान कर दी इस देश को आजाद करने के लिए। अब सवाल उठता है कि ये राष्ट्रवाद की जो भावना है, ये दो शब्द है, राष्ट्र प्लस वाद। तो राष्ट्र क्या है? तो अस्टरेनन एक है, उन्होंने कहा है कि समान भाषा, समान नस्ल और समान धर्म से जो क्षेत्र बनता है उसको हम राष्ट्र कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर अस्टरेनन की इस बात को हम लेकर के चलते हैं तो ये भारत के लेकर के सही साबित नहीं होती है, क्योंकि भारत में बहुत से भाषा के बोलने वाले लोग हैं, बहुत से नस्ल के लोग हैं और बहुत से धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल समान नस्ल, समान भाषा और समान धर्म के लोगों को ही एक राष्ट्र मान सकते हैं। अब राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र जो है एक लंबे प्रयास और निष्ठा की चरम बिंदु है। यानी अगर हम ज्यादा प्रयास करते हैं, ज्यादा हम अपने देश के प्रति निष्ठा रखते हैं, एक क्षेत्र के प्रति निष्ठा रखते हैं, अपनी जो है भक्ति रखते हैं, वही जो है राष्ट्र कहलाता है। तो ये जो चीजें हुई एक बहुत ही लंबे अंतराल में देखने को मिली। यूरोप में भी यही चीजें जो थी वो देखने को मिली, लेकिन ये एकाएक देखने को नहीं मिली, बल्कि एक लंबे प्रयास को लेकर के आगे इसे बढ़ा गया। तब जाकर के यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना आई। यानी यूरोप के लोगों ने भी ये प्रयास करना शुरू किया कि हमारा देश जो है सबसे आगे जाए। इस पाठ में एक नया शब्द हम लोगों को मिलेगा जिसका नाम है स्टेट जनरल। ठीक है, तो स्टेट जनरल जो है ये एक आम सभा थी यूरोप की, जो यूरोप में कह सकते हैं खास करके फ्रांस में। तो फ्रांस में जो विभिन्न संप्रदाय के लोग होते थे वो प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था थी वो स्टेट जनरल थी। यानी इस स्टेट जनरल में विभिन्न संप्रदाय के लोग और संप्रदायों के जो प्रतिनिधित्व करते थे वे लोग शामिल होते थे, जिसको 1789 की जो क्रांति हुई उसमें इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल करके रख दिया गया नेशनल असेंबली।
इसका नाम क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो नेशनल असेंबली जो थी अब 1789 के बाद जो है जनता का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दी। एक नया शब्द और आता है और वो है वियना कांग्रेस। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस जो है 1815 में हुआ था। ये चूंकि यूरोप के जितने देश थे उन सभी के राजदूतों ने एक सम्मेलन किया और ये सम्मेलन जो था 18 से 14 जून 1815 के बीच जो है चला। और ये जगह जो थी चूंकि वियना में थी इसलिए इसका नाम वियना कांग्रेस रखा गया। इसमें यूरोप के जितने राजदूत थे वो शामिल हुए और उन लोगों ने निर्णय लिया कि नेपोलियन के द्वारा जितने क्षेत्रों को जीता गया है, यानी जितने क्षेत्रों में जो है रूढ़िवादी को हटा करके उदारवाद को लाने की कोशिश की गई है। हालांकि नेपोलियन जो खुद था राजतंत्र का समर्थक था, लेकिन उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिए। तो ऐसी स्थिति में वियना कांग्रेस की जो स्थापना हुई, जो पुरातन व्यवस्था थी उसको पुनः लागू करने के लिए की गई। अब सवाल आता है कि उदारवादी व्यवस्था, तो यहाँ एक अन्य वर्ड आया उदारवादी। ठीक है, ये भी वादी जुड़ा हुआ है। आप ध्यान रखें कि वाद जिसमें जुड़ जाए, वादी जुड़ जाए, वो एक सोच है, एक विचारधारा है। तो उदारवादी कौन लोग हैं? तो उदारवादी जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसके अर्थ होता है आजाद। ठीक है, तो उदारवादी जो लोग होते हैं वो नई सोच को मानते हैं, लोगों के प्रतिनिधित्व को ज्यादा महत्व देते हैं। यानी हम ये कहें कि उदारवादी जो लोग हैं वो तेज बदलाव को और विकास को प्राथमिकता देने पर जोर देते हैं। इसके एक ठीक उल्टा एक शब्द आता है जिसका नाम है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद या रूढ़िवादी, जिनको रेडिकल भी कहा जाता है। तो ठीक इसके उल्टा, जैसे ये लोग जो है तेज बदलाव को और विकास को प्राथमिकता देते हैं, उसी तरह रूढ़िवादी जो लोग हैं वो पुरानी परंपरा को और धीमे विकास को या नहीं विकास को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा एक अन्य शब्द आप लोगों को इसमें आएगा जिसका नाम है नारीवाद। इसमें भी वाद जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यूरोप में जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को जो है समाज में, राजनीति में उतने ज्यादा स्थान नहीं दिए जाते थे। आपको मालूम होगा कि नेपोलियन के टाइम में भी उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया जिनके पास धन था, और वो भी पुरुषों को केवल मिला हुआ था। तो यूरोप में हुआ ये कि स्त्रियों ने पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को अपने अंदर लाने के लिए जो सोच विकसित की उस चीज को रखा गया, उसका नाम रखा गया नारीवाद। यानी स्त्रियों को भी समान राजनीतिक और आर्थिक या सामाजिक समानता लाने का जो प्रेरणा है, देता है, वो या उस आइडियोलॉजी को जो फॉलो करता है उसको हम नारीवाद कहते हैं। उसके बाद होता है विचारधारा। अभी हमने बोला कि जो नारीवाद की विचारधारा को फॉलो करता है, तो विचारधारा क्या है? तो विचारधारा जो है एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को इंगित करता है कि आप किस तरह के समाज को चाहते हैं या किस तरह की राजनीति को चाहते हैं। जो इस राजनीति और समाज को एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है उसी चीज को विचारधारा कहते हैं। एक अन्य शब्द आता है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या है? ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। जैसे राजा के शासनकाल को हम कह सकते हैं, या जो तानाशाही सरकार होती है वो होती है। इसमें जो शासन की शक्ति होती है वो एक ही केंद्र पर स्थित होती है, यानी राजा के हाथ में या जो तानाशाह होता है उसी के हाथ में होती है, और वो अपने सैन्य ताकत के बल पर जो है दमनकारी तौर पर सरकार चलाता है। एक दूसरा शब्द आता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा उदारवाद, उसी तरीके का एक अन्य भी आता है। जो समाज था उसमें भी कई तरह की कल्पना करने वाले लोग थे, उनको बोला गया यूटोपियन, जिनको कल्पनादर्शी बोला गया। यानी ये एक ऐसे समाज की स्थापना चाहते थे जो लगभग होना संभव नहीं हो, लेकिन ये चाहते थे कि इस तरह का भी समाज बने। एक अन्य शब्द आएगा, वो शब्द होगा जनमत संग्रह। जनमत संग्रह जो है एक प्रत्यक्ष मतदान के जरिए किसी खास क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी विचार को जानना, उनके जो है प्रस्ताव अगर रखा जा रहा है कोई, तो उसको वे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, ये पूछा जाना जो है जनमत संग्रह कहलाता है। इस चैप्टर में हम लोग नेपोलियन के बारे में भी पढ़ेंगे, इसलिए नेपोलियन के बारे में भी थोड़ा समझ लें। नेपोलियन जो था उसका जन्म जो है 15 अगस्त
15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन का जन्म जो है 15 अगस्त 1769 को हुआ था, जिसने अपने कार्य और व्यक्तित्व से पूरे यूरोप को प्रभावित किया। यानी एक महान सम्राट बना नेपोलियन, जिसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया और उसने अपनी योग्यता के बल पर मात्र 24 वर्ष की उम्र में ही सेनापति बन गया। और इस क्रम में उसने बहुत सारे युद्ध जीते और बहुत सारे युद्ध जीत करके फ्रांस को बहुत ज्यादा लोकप्रियता दिलाई और अंततः ये हुआ कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो फ्रांस का शासक बन गया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।